हेलो एवरीवन, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर करेंगे। सबसे पहले एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। कि एटम जो है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है। उसमें भी जो एटम होता है उसमें उस एलिमेंट की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इसके लिए जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने अपने अपने मॉडल्स दिए। द साइंटिस्ट प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल्स टू नो हाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम। कि उन्होंने अलग अलग मॉडल बताए और जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इसमें प्रोटॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे अरेंज है एटम में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए 3 साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल जो है वो एटम के दिए। पहला है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, सेकंड है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड थर्ड है बोहर मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन जो साइंटिस्ट था ही प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एटम बी सिमिलर टू वाटरमेलन। उसने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे कहा कि जो एटम है ये देखने में वाटरमेलन जैसे है। जैसे वाटरमेलन होता है इसमें एक रेडिश पार्ट है और बीच में जो है ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, तो उसने ये कहा कि जो एटम है इसमें ये जो एडिबल पार्ट है ये ऐसा ही एटम दिखता है और वहां पे पॉजिटिव चार्ज है और बीच में जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं वहां एटम में भी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें धसे होते हैं। द पॉजिटिव चार्ज इन दी एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। की जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेड एडिबल पार्ट वाटरमेलन की तरह नजर आता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके बीच में धसे होते हैं इन ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है धसे हैं लाइक दी सीड्स ऑफ वाटरमेलन, जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स धसे होते हैं। इस मॉडल के बेस पे जो थॉमसन है उसने ही प्रपोज्ड दैट, उसने कहा कि एटम के अंदर क्या क्या है। कि उसने कहा कि जो एटम है एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। उसने कहा जो एटम है ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड घेरा है, गोला है एंड दी इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो धसे हुए हैं। और सेकंड उसने कहा कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल, कि इसके अंदर जो स्फीयर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है दोनों इक्वल हैं in the magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने के कारण ओवरऑल जो एटम है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है एटम के ऊपर। नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। कि रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम। उसने एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि वो देखना चाहता था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे अरेंज्ड है। एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने एक बहुत ही पतली जो है ना गोल्ड फॉइल ली ताकि उसके अंदर से जो अल्फा पार्टिकल्स है वो आराम से निकल सके। और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने बम्बार्डमेंट कराई अल्फा पार्टिकल्स की। ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। और जो उसने गोल्ड फॉइल ली थी वो बहुत ही पतली ली थी ताकि जब वो अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर स्ट्राइक करे तो वो उसमें से पास हो सके। तो जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उसको ऐसे नजर आए तो ये गोल्ड के फॉइल के जो एटम्स है, ठीक है, और जब इसके साथ अल्फा पार्टिकल्स जो है उसने स्ट्राइक करवाए तो उसने ये नोट किया कि जब अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए गोल्ड फॉइल के साथ तो ज्यादा जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। वो सीधी निकल गई रे पूरी। ये जो पार्टिकल्स है स्ट्राइक करने के बाद ये पूरे जो है वो सीधे सीधे ही जो है वो चले गए, इसमें डिफ्लेक्शन जो शो नहीं की अल्फा पार्टिकल्स ने।
तो और कुछ ही जो पार्टिकल्स थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसमें जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए तो ये डिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन स्मॉल एंगल से। और उसने ये नोट किया कि बहुत ही कम जो पार्टिकल्स हैं वो रीबाउंड भी किए, जैसे 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स जो है वो रीबाउंड किए थे। तो ये उसने एक्सपेरिमेंटली जो है वो नोट किया। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम। जो अल्फा पार्टिकल्स होती हैं ये हीलियम होता है He2+। अल्फा पार्टिकल्स दे हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो अल्फा पार्टिकल्स है इसमें बहुत ज्यादा जो है वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो इसके बेस पे उसने जो क्या ऑब्जर्व किया, जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ये देखा कि मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो है वो सीधे चले गए, ठीक है। और जो कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किए, और 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स थे उन्होंने रिबाउंड किया, जैसे कि डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है। कंक्लूजन्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट करा के जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेस पे उसने कंक्लूजन्स निकाले कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। उसने क्योंकि ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट ही निकल गए, इसके बेस पे उसने ये कंक्लूड किया कि जो बीच में से जो एटम है वो एम्प्टी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। क्योंकि वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, अल्फा पार्टिकल्स सीधे ही गए। तो very few particles they were deflected from their path, indicating that the positive charge of an atom occupies very little space। और बहुत ही जो कुछ पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए, उसने ये कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का उस बहुत कम स्पेस में है। एंड वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन दी एटम। और उसने देखा कि बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल्स है वो 180 डिग्री पर ही उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की थी। इसके बेस पे उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है गोल्ड एटम का वो कंसंट्रेटेड है एटम के बहुत थोड़े वॉल्यूम में ही। फीचर्स ऑफ द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस बेस पे रदरफोर्ड ने क्या जो है वो अपने पॉइंट्स दिए मॉडल के कि एटम कैसा है अंदर से। उसने बोला कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, कि बीच में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और उसने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके आसपास घूमते हैं, न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर पाथ में। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी साइज ऑफ एटम। और उसने कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एज कंपेयर्ड टू एटम जो है उससे बहुत छोटा है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, की कमियां क्या थी रदरफोर्ड मॉडल में। द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, कि इलेक्ट्रॉन की जो रेवोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के आसपास, ये स्टेबल नहीं हो सकता। एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडरगो एक्सीलरेशन, क्योंकि जब भी कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कल में घूमती है तो वो एक्सीलरेशन में होती है। एंड ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज्ड पार्टिकल्स लूज एनर्जी। और फिजिक्स लॉज के अकॉर्डिंग जब भी कोई चीज एक्सीलरेशन में होती है तो वो हमेशा ही एनर्जी लूज करती है। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी, इसके अकॉर्डिंग कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी एनर्जी लूज करेंगे एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही जो है वो गिर जाएंगे। और सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, और एटम जो है वो अनस्टेबल होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास जो है उसने ऑर्बिट्स शो किए और उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे घूम रहे हैं, 2 यहाँ पे, फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, घूमते घूमते इनकी एनर्जी लूज होती जाएगी और ये लास्ट में इस न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे और वो एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये इस चीज को जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
तो हेंस द मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल बोला उसके अकॉर्डिंग तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो तो एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट वी नो एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, लेकिन हमें ये पता है कि जो एटम्स है वो स्टेबल है। सो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल्ड, इसलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल हो गया। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर ने अपना एटम का मॉडल दिया, उसके अकॉर्डिंग जो है ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। और उसने जो बोहर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ ही जो मतलब डेफिनेट शेल्स में ही घूमते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है सेंटर में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूम रहा है तो ये यहीं रहेगा, ये नीचे जो है वो नहीं जाएगा, उसी में ही घूमते रहते हैं ये। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और दूसरा पॉइंट उसने बोला कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। और इनका जो ऑर्बिट्स को उसने एनर्जी लेवल्स का भी जो है वो नाम दिया, और शेल्स भी इसको कहते हैं। These orbits or shells are represented by letters K, L, M, N और the numbers N 1, 2, 3 and 4। और जो बोहर है उसने इन ऑर्बिट्स को शेल्स का नाम दिया और एनर्जी लेवल्स का नाम दिया, और उसने उसको जो डिनोट किया इंग्लिश लेटर्स से कि जो फर्स्ट शेल है उसको K से, K जो है इससे डिनोट किया, या N इज इक्वल टू 1 से 1, 2, 3, 4 ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। और सेकंड जो शेल है ये L, थर्ड जो शेल है इसको M, और फोर्थ शेल इसको N का नाम दिया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड ब्यूरी। तो उसने जो बोहर एंड ब्यूरी है, इसने इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है सजेस्ट किया कि फर्स्ट शेल में K में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L में कितने, M में कितने और N में कितने। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल इज गिवन बाय अ फॉर्मूला। और उन्होंने ये बोला कि जो नंबर है ना इलेक्ट्रॉन्स का, उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बताया 2n स्क्वायर, कि इसमें आप n जो क्या है ये नंबर ऑफ शेल है, फर्स्ट शेल है कि सेकंड शेल है कि थर्ड शेल है, इसको फिल करके आप इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट और K शेल विल बी, जैसे K शेल में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, तो K जो है वो फर्स्ट शेल है, तो इसमें इस फॉर्मूले में 1 जो है वो फिल कर दो, तो 2 into 1 द स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें एट द मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकंड जो ऑर्बिट है जिसको उसने L का नाम दिया, उसको जब उसने फिल किया इस फॉर्मूले में, तो 2 into N की जगह पे जो है वो 2 फिल किया, क्योंकि L जो है वो सेकंड नंबर पे है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 into 4 इज इक्वल टू 8, यानी कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट और M शेल विल बी, और जो थर्ड शेल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसको भी फिल करके जो है निकाला जा सकता है 2 into 3 स्क्वायर, तो 2 into 9 इज इक्वल टू 18, कि जो इसमें जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और जो फोर्थ ऑर्बिट और N शेल है इसमें 2 into 4 जो है इसका नंबर फिल कर दिया, स्क्वायर हो गया, तो ये 32, कि फोर्थ शेल में मैक्सिमम जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 32 आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। और उसने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल है ना, उसमें सिर्फ 8 ही आ सकते हैं। वैसे तो अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो थर्ड शेल में तो 18 आ रहे हैं, लेकिन जो ऑक्टेट रूल जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये 8 जो है वो एट द मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में आ सकती हैं। तो ये आप, क्योंकि इसमें सब ऑर्बिटल्स भी होती हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। और जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो पहले अंदर वाला शेल फिल होता है, फिर बाहर वाला, पहले में 2 फिर 8, फिर अगले शेल में 8 फिल होंगे, उससे अगले में भी 8 होंगे, ऐसे फिलिंग होती है इसकी। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये जे चैडविक ने डिस्कवर किया 1932 में। न्यूट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो न्यूट्रॉन्स है
ये न्यूक्लियस के बीच में होती है। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एक प्रोटॉन होती है और एक न्यूट्रॉन होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑर्बिट्स में घूमती हैं। और इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर घूमती हैं शेल्स में, यहाँ पे 2 है, अगले में 8 है, 4 5 6 7 8, इससे अगले में भी 8 4 5 6 7 8, और इन जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये शेल्स में घूमती है। तो प्रोटॉन जो है इसका जो मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg है, और चार्ज जो है प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है। इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg मास है, और चार्ज इसमें 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स है। और जो न्यूट्रॉन है इसका मास 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और चार्ज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास है ये इक्वल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे ये -27 है, यहाँ -31 है। नेक्स्ट है मैक्सिमम मास ऑफ एटम, इट इज ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो एटम का मास है ये प्रोटॉन के मास की वजह से होता है और न्यूट्रॉन की मास की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ही जो है वो बहुत ज्यादा 10,000 टाइम्स जो है वो कम होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को एटम के मास में जो है वो ऐड नहीं किया जाता। इसका मास जो है बहुत निग्लिजिबल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज वेरी लेस मास देन प्रोटॉन। प्रोटॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। प्रोटॉन्स को कैनाल रेज भी बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको कैथोड रेज बोलते हैं। और जो मास है एटम का ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो मास ऑफ प्रोटॉन के ऊपर एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको जो है वो ऐड नहीं किया जाता। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय Z। जो एटॉमिक नंबर है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन्स है उतना ही उसमें उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसको Z से डिनोट करती हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन ए गिवन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के और इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। जो एटॉमिक नंबर है इसमें डेफिनेशन में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही लिखते हैं, और यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि मास इनका निग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं लिखते। लेकिन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बराबर होता है। जितना एटॉमिक नंबर होएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एटम में और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो हाइड्रोजन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है 1 है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 प्रोटॉन इन दी न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। और जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन एटम है इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं। और जितने भी ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, और जितने भी एटम्स होंगे ना एलिमेंट के अंदर सबका एटॉमिक नंबर सेम ही होएगा। और जो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर। तो ये है आज की हमारी वीडियो।